हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं आप सबके लिए बायोलॉजी चैप्टर 1 पोस्टपी पादपों में लैंगिक जनन के कुछ थ्योरी टाइप क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये दोहरा निषेचन वाला क्वेश्चन कई टाइप से पूछ लिया जाता है। चलिए मैं आपको सारे तरीक़ों से बता देती हूँ जो पूछे जाते हैं। दोहरा निषेचन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। द्विनिषेचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम किसने पता लगाया था, और दोहरा निषेचन की परिभाषा दीजिए। और दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी, दोहरा निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। और भी तरीक़ों से पूछ लिया जा सकता है, यानी कि ये जो दोहरा निषेचन है ये टॉपिक मेन है। अदरवाइज क्वेश्चन कई तरीक़ों से पूछ लिया जाता है। यदि चित्र की पूछी जाए तो आप चित्र बनाएं। अगर नाम ही पूछा जाए तो यदि आप ये चित्र बना के प्रदर्शित करते हैं तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। वो जिस तरीके से स्टूडेंट डिनोट करता है उस हिसाब से नंबर देता है। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये है भ्रूणपोष, ये पूरा परागकोश है। और ये जो दिख रहे हैं ये प्रथम कोशिकाएं हैं तीनों, और ये ध्रुवीय केंद्रक है। और ये अंड कोशिका है, इसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। पराग नलिका यहाँ से पराग नलिका निकलती है जो कि सहायक कोशिका से होकर निकलती है। पराग नलिका में दो नवयुग्मक होते हैं, जो कि पहला नवयुग्मक संलयन होता है अंड कोशिका से और दूसरा नवयुग्मक संलयन होता है ध्रुवीय केंद्रक से। तो चलिए इसको साफ शब्दों में हम बताते हैं आपको। इसमें जो पहला नवयुग्मक है वो जाके मिलेगा अंड कोशिका से, और वो जो नवयुग्मक होता है वो अगुणित होता है, ठीक है। और ये मिलेगा जाके अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण का निर्माण करेगा, यानी युग्मनज का निर्माण करेगा। ये जो निर्माण करेगा वो द्विगुणित होगा, और इसीलिए इसको सत्य निषेचन कहते हैं, क्योंकि भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। और जो दूसरा नवयुग्मक होता है वो ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है जाके, यानी ध्रुवीय केंद्रक से संलयन होता है जाके। ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, यानी कि ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कौन पोषण प्रदान करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ओके, तो इसे थ्योरी में कैसे लिखेंगे, आइए देखिए। आप इन्हें पॉइंट वाइज में लिखें, जैसे हमने पॉइंट वाइज में लिखा है आप भी इसको सेम ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखें। क्योंकि यदि आप हिंदी की तरह, जैसे कि हिंदी में हमें कोई निबंध वगैरह लिखना होता है एक ही टाइटल में हम लिख देते हैं, वैसे ना लिखते हुए अगर हम पॉइंट वाइज में लिखते हैं तो एग्जामिनर हमें बहुत अच्छे से नंबर देता है। वो कॉपी देख के समझ जाता है कि स्टूडेंट अच्छा है पढ़ने में। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है, एस जी निवासिन ने 1998 में सर्वप्रथम इन्होंने खोज की थी, वो 1998 में की थी। और सर्वप्रथम किन पादपों पे की थी, तो फ्रीटिलेरिया तथा लीनियम पादपों में द्विनिषेचन की खोज की थी। ओके, जो द्विनिषेचन की खोज की गई थी वो सर्वप्रथम इन पादपों में की गई थी, फ्रीटिलेरिया और लीलियम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें एक अगुणित नवयुग्मक अंड कोशिका से संयोजित करके द्विगुणित युग्मनज या जायगोट बनाता है, जिससे सत्य निषेचन कहते हैं। ये जो जायगोट बनाता है हमने आपको भी बताया था, इसमें यहाँ पे ये जायगोट बनाता है, इसीलिए सत्य निषेचन कहलाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जबकि दूसरा अगुणित नवयुग्मक द्वितीय केंद्रक यानी ध्रुवीय केंद्रक से संलयन करके त्रिविड़ित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। ओके, ये वही है भ्रूणपोष जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ओके, और यह क्रिया त्रिशमीकन कहलाती है, यानी त्रिशलयन कहलाती है। ओके, क्योंकि ये 3N हो जाता है भ्रूणपोष जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो ये त्रिशमीकन कहलाता है। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अतः आवृत्तिबीजी पादपों में द्विनिषेचन क्रिया 2 बार में संपन्न होती है, इसीलिए इसमें द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। ओके, इसीलिए इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परागकोश की सूक्ष्मदर्शी संख्या का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए इसमें चित्र पूछा गया है, चित्र सहित पूछा गया है इसमें। और इसी क्वेश्चन को देखिए कितने तरीके से पूछा गया है। परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। आवृतबीजी पादपों के नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। परागकण क्या है, नामांकित चित्र बनाइए। हर क्वेश्चन में चित्र पूछा गया है और विवेचना करने की पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर बताते हैं। लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रथम कोशिका होती है, जो सामान्यतः एक कोश की अगुणित गोलाकार अंडाकार तथा दो स्तरीय भित्तियों से ढकी होती है। इसमें जो दो स्तरीय भित्ति होती हैं वो, एक तो जो पहला स्तर होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है जो कि ठोस होता है, और जो दूसरा स्तर होता है वो पैक्टोसेलुलोज का बना होता है, और ये थोड़ा पतला और कोमल होता है। ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, इसके इस तरह के नाम पूछ लिए जाते हैं। अब आपको इसमें एक डाउट होगा, ये युग्मकोद्भिद,
युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, यानी युग्मक जहाँ बनते हैं उसे युग्मकोद्भिद बोलते हैं। ओके, युग्मकों के निर्माण को। चलिए और बताते हैं। परागकण के निम्न स्तर 2 होते हैं, बाह्यचोल, अंतःचोल। तो बाह्यचोल के बारे में बताते हैं। यह मोटा व खुरदरा होता है। यह विशेष बसीय रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है। इसमें जो विशेष बसीय रासायनिक पदार्थ पूछा गया है, ये पेपर में अलग से पूछ लिया जाता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है। अब अंतःचोल, यह पतला व कोमल झिल्ली रहित स्तर होता है, यानी कि ये पतला और कोमल होता है और इसमें झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो यह परागकण के जीव द्रव्य को ढके रहता है। यह मुख्यतः पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। इसका जो रासायनिक पदार्थ है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ओके, ये एक पेक्टोसेलुलोज और स्पोरोपोलिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चित्र आपका ये है, वो आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्त्री केशर यानी जाया का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये वर्तिकाग्र और ये वर्तिका है और ये अंडाशय है और ये बीजांड है। आप सबकी बुक में दिया गया होगा, यदि आपको इससे समझ में ना आए तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चित्र में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो लघु बीजाणु धानी है ना, वो पूर्णतः जब परिपक्व हो जाती है तो जो बंद धानियाँ थी उनको फटते रूप में दिखा देना है और धानियाँ थोड़ी सी निकाल देनी है। बस आपका चित्र बन के तैयार हो जाएगा। ओके, बस नामांकन और कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। इसमें भी चित्र पूछा गया है और आप देखिए कितने वर्ष पूछा गया है। 2019 में भी आया है, 16 में भी आया है, 13 में भी पूछा गया है, 12 में भी पूछा गया, 7 में भी पूछा गया, 10 में भी पूछा गया, 20 में भी और लास्ट ईयर 23 में भी पूछा गया था। देखिए, तो यदि परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का चित्र बनाने के लिए है तो आपको सिर्फ ये चित्र बनाना है। यदि अंकुरण परागकण का चित्र पूछा जाए तो आपको ये बनाना है। बस कुछ नहीं करना है, हाथी जैसे सूर निकाल देनी है, बाकी चित्र आपका तैयार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रहा है, लगातार। देखिए किन किन तरीकों से पूछ लिया जाता है। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा चित्र की सहायता से आवृतबीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए, अथवा लिखना भूल गई मैं यहाँ पे। अथवा आवृतबीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ओके, तो देखिए ये लघु बीजाणु मातृकोश का है। आप ऊपर वाला ना बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इतने से नोट कर देंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही है। जरूरी नहीं है कि आप पूरे का विभाजन करवाएं। आप एक तरफ का विभाजन भी करवा देते हैं तो भी बढ़िया है। देखिए, लघु बीजाणु मातृकोश का विभाजित होकर देखो 4 संतति कोशिकाएं बनाएगी। ओके, ये 4 संतति कोशिकाएं बनाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाइए। अब तक के जितने भी चित्र दिखाए हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीजांड वाला, यही जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए ईयर भी लिखी हुई है सब पे, तो आप इसको तो जानते ही हैं, भ्रूण पोष को तो सभी जानते हैं। इसके अंदर ध्रुवी केंद्रक पाया जाता है और प्रतिमुख कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंड कोशिका पाई जाती है, अंड कोशिका के आसपास सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और आपको इधर बीजांड प्रद दर्शा देना है, बीजांड द्वार दर्शा देना है, हाइलम दर्शा देना है और अध्यावरण और निभाग। ज़्यादा आप ज़्यादा ना दर्शाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा नामांकन पता है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवृतबीजी पादपों में गुरुबीजाणु प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, अथवा चित्रों की सहायता से एक सामान्य 8 केंद्र की भ्रूण कोष का विकास का वर्णन कीजिए। ओके, ये भी देख लीजिए आप, ईयर हर ईयर में आ रहा है, पता नहीं। प्राथमिक प्रपंच कोश का थोड़ी रिमोटेड होकर इधर विभाजित होकर प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाएगी और प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका बनाएगी, और फिर आगे चल के विभाजित होकर ये भित्ति कोशिका बनाएगी और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी, और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाएगी। ये लाइनर होंगी यानी लंबवत होंगी, ऐसे। ओके, लाइनर होंगी।
फिर आगे चल के गुरु बीजाणु ये यहाँ से फिर विभाजन होगा, इसमें 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, सिर्फ एक इसमें से जो क्रियाशील कोशिका होगी वो क्रियाशील गुरु बीजाणु कोशिका सिर्फ एक होगी। ओके, यानी कि साफ शब्दों में आपको बताऊँ मैं, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं ये 4 ऐसे लाइनर में होंगी, ऊपर की 3 नष्ट हो जाएंगी, लास्ट की एक रह जाएगी सिर्फ, ये क्रियाशील होगी। ओके, ये सारी एन है, अगुणित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवृत बीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, अथवा गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्तन का वर्णन कीजिए, अथवा चित्रों की सहायता से एक सामान्य 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष के विकास का वर्णन कीजिए, अथवा आवृत बीजी पादपों में भ्रूणकोष कैसे बनता है, चित्रों की सहायता से समझाइए, विभिन्न केंद्रकों के कार्य की विवेचना कीजिए, अथवा गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पुष्प में युग्मक जनन से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन कीजिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। तो देखिए, द्विगुणित बीजाणु, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित यानी एन अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी आप सीधे शब्दों में कहें 2n, और ये जो 2n है ये मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के, यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके फलस्वरूप जो बीजाणु यानी कि उसके फलस्वरूप जो अगुणित बीजाणु बनता है ना, वो गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। ओके, आगे, आवृत बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद का बनना। देखिए, बीजांड काय के स्वतंत्र सिरे के कुछ अंदर अर्थात अधो स्त्री क्षेत्र में एक या कई कोशिकाओं के एक समूह अपने आकार में वृद्धि करके प्राथमिक प्रपरशु कोशिकाएं बनाते हैं। यदि एक से अधिक प्रपरशु कोशिकाएं हैं तो देखिए अधोस्त्री कोशिकाएं हैं, प्रपरशु कोशिका बनी, और इसका विभाजन हुआ, विभाजित होकर प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाएगी जो आगे चलकर भित्ति का निर्माण करेगी, फिर वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और जो दूसरा विभाजन हुआ था ये बीजाणुजनक कोशिका बनी थी, ये आगे चलकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। बाहरी कोशिका प्राथमिक भित्ति कोशिका, यानी जो बाहरी कोशिका होती है वो प्राथमिक भित्ति कोशिका कहलाती है, जो एक परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिकाएं अथवा कुछ अवनत विभाजनों के द्वारा भित्ति कोशिकाओं का एक समूह बना लेती हैं। नेक्स्ट, भीतरी कोशिका यानी भीतरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका कहते हैं, और प्राय बिना विभाजन हुई सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह वृद्धि करने लगती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बस टाइप बदल गया है, यानी कि क्वेश्चन वही है, रिपीट हो गया है। किसी आवृत बीजी पादप के बीजांड की लंब काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए, अथवा एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। परिपक्व आवृत बीजांड की अनुदैर्ध्य काट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, अथवा एनाट्रोपस बीजांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा आवृत बीजी अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये मैंने आपको अभी बताया था, ये रिपीटेड है, आप एक बार देख सकते हैं इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। देखिए, लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका क्या महत्व है, अथवा टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और देखिए टेपिटम पे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है, अथवा परागकोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं। परागकोश की लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। यह लघु बीजाणु या परागकणों को पोषक प्रदान करते हैं। जो टेपिटम होता है ना, ये लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत होती है, यानी कि जो परागकोश होता है उसकी लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत होती है टेपिटम, और यही लघु बीजाणु धानी को पोषण प्रदान करती है। ओके, परागकोश या लघु बीजाणु धानी को पोषण यही प्रदान करता है टेपिटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 240 परागकणों के निर्माण में कितनी परागमात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। एक परागमात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है, यानी कि एक परागमात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो 240 परागकणों के लिए 60 परागमात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। वो आप देख सकते हैं, 1 से यदि 4 बनती है तो 240 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं, अथवा पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कितने केंद्रकीय होता है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश 7 केंद्रकीय एवं 8
सॉरी 7 कोश की और 8 केंद्र की होता है। ओके, ये चीज़ कई बार पेपर में पूछी गई है, 7 कोश की और 8 केंद्र पे। इस पे ऑब्जेक्टिव भी बनाए तो देख लेना आप इसको भी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यही, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। चलिए देखते हैं आंसर। आवृत बीजी पादप में मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणपोष जो होता है वो मादा युग्मकोद्भिद होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है इसलिए। हाँ, तो युग्मकोद्भिद के निर्माण के दौरान गुर बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अवृत गुर बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। इसमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुर बीजाणु कोशिका या मादा युग्मकोद्भिद बनाती है, जबकि शेष 3 नष्ट हो जाती हैं। इसे ही एक बीजाणु विकास कहते हैं। यानी कि जो 4 कोशिकाएं बन रही थी ये अभी आगे, तो ये ऊपर की 3 नष्ट हो गई थी, एक ही इसका आकार बड़ा होता है और यही आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद बनाती है। ओके, इसीलिए इसे एक बीजाणु विकास कहते हैं। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आप ये हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।